गुड मॉर्निंग। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अब हम लोग समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत की शिक्षा की बात कर रहे थे। तो शिक्षा से संबंधित मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो तो आपने कल कर लिया। पश्चिमी शिक्षा का भारत में ब्रिटिश सरकार ने जो विकास किया उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी और उस शिक्षा की नीति का परिणाम क्या निकला, और यदि बुरा परिणाम निकला तो उसके पीछे का कारण क्या था। यही 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर या आ सकते हैं। इस नीति एवं मंशा, नीति के अच्छे बुरे परिणाम और बुरे परिणामों के पीछे का कारण, बुरे परिणामों के पीछे का कारण। तो इन तीनों ही एंगल पे हमने कल चर्चा कर लिया है, तो मेंस से रिलेटेड चर्चा तो हमारी पूरी हो जाती है। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों आई? वो मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन तो नहीं है, वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन है। अब अगला मुद्दा कि एक क्वेश्चन आपके सामने में आ सकता है कि वुड्स डिस्पैच शिक्षा, भारत में ब्रिटिश शिक्षा, वुड्स डिस्पैच भारत में ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा था। वुड्स डिस्पैच भारत में ब्रिटिश शासन का मैग्ना कार्टा था। वुड्स डिस्पैच भारत में ब्रिटिश शासन का मैग्ना कार्टा था। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले वुड की अनुशंसाएं ये पॉइंट 1 में जाएगा। दूसरा, उसका महत्व ये पॉइंट 2 में जाएगा। और तीसरा, महत्व के बाद हमारी टिप्पणी, इसमें क्वेश्चन ऐसे रहेगा, टिप्पणी करें। तो वुड की अनुशंसाएं क्या थी, सबसे पहले ये जाएगा। उसके बाद उसकी
महत्ता क्या है, उसके बाद फिर उसके ऊपर टिप्पणी करना होगा। अब अगला मुद्दा क्या है कि हमें जानना है कि वुड की अनुशंसाएं क्या थी। अनुशंसा अनुशंसाएं नंबर 1, अनुशंसा सरकार को दी जाने वाली अनुशंसा है, यानी सरकार को दिया जाने वाला सुझाव है, क्योंकि सरकार ने आयोग का गठन करके उनसे कहा था कि आप बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें क्या सुधार करना चाहिए। तो यही अनुशंसा आपके सामने है। अब अगला मुद्दा है कि अनुशंसा के तहत पहला पॉइंट, सरकार सार्वजनिक शिक्षा दे और लड़कियों की शिक्षा पर बल दे। लड़कियों की शिक्षा पर भी बल दे। सरकार सार्वजनिक शिक्षा दे सरकार सार्वजनिक शिक्षा दे और लड़कियों की शिक्षा पर भी बल दे। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा कि शिक्षा का विषय धर्मेतर रखे। और तकनीकी शिक्षा को बल दे। तीसरा सरकार शिक्षा के लिए अनुदान दे। चौथा प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो। उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोले। उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोले। इसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र खुले। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र खुले। तो ये 6 बातें हैं जो आपको याद रखना है।
6 बातें जो आपको याद रखना है, उसको इधर देखने के बजाय मैं आपका पेज बदल देता हूं। अब आप बिना देखे यदि सुनेंगे तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज आपकी दृष्टि हमेशा फैक्ट के ऊपर रहती है। मेमोरी और कॉन्सेप्ट को इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करना चाहिए, तभी चीज़ें याद भी रहेगी और चीज़ें गहराई से समझ में भी आएगी। आप देखेंगे कि जब ओवर डूइंग ऑफ पीपीटीज हो गया, बहुत ज़्यादा पिक्चर और बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत ज़्यादा रिटन डॉक्यूमेंट्स यदि आपके क्लास में आ गया तो उसके कारण फिर पढ़ाई का लेवल नीचे गिर गया। इन सब का वैल्यू है सपोर्ट के लिए, न कि इस तरीके से कि किसी के रास्ते पढ़ाया जाए। तो मैंने जो लिखा उसे मैं हटा दिया, अब आपका ध्यान पूरा फोकस करेगा इस मुद्दे के ऊपर। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? चार्ल्स वुड ने कहा कि सरकार ये जिम्मेदारी ले कि वो आम लोगों को भी शिक्षित करेगी। यानी कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा दी गई अनुशंसा से अलग एक बात है। लॉर्ड मैकाले वाले में सरकार सार्वजनिक शिक्षा माने आम लोगों की शिक्षा की जिम्मेदारी से पीछे हट गई थी। तो एक डिपार्चर पॉइंट है। डिपार्चर पॉइंट को जब हम लिखेंगे तो हमारा आंसर बेहतर होगा। तुलनात्मक अंतर हो गया ना, कि जैसे हमने कहा कि उसने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा ये तो मैकाले से अलग है। यही इसका महत्व भी है, यही इसका महत्व भी है कि जब आप अगले बिंदु में जाएंगे कि आखिर अनुशंसा जो इन्होंने किया उसका महत्व क्या है, क्यों कहा जाता है कि मैग्ना कार्टा है। तो बताएंगे कि मैकाले ने तो कहा था कि सरकार मुट्ठी भर लोगों को शिक्षा दे, और ये तो कह रहा है कि नहीं, सरकार आम लोगों को भी शिक्षा दे। और सरकार आम लोगों को शिक्षा दे, यदि इस अनुशंसा को आगे की सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया तो यह तो शिक्षा के जगत में बहुत बड़ी बात है ना। तुम कल्पना करके देखो कि यदि सरकार इसी मान्यता पर रहती कि हम मुट्ठी भर लोगों को सिखाएंगे, तो फिर बाकी लोगों का क्या होता। अमीर लोग तो फिर भी अपनी शिक्षा का इंतजाम कर लेते हैं अपने बच्चे को लंदन अमेरिका भेज के, गरीब लोगों को ही तो इसकी विशेष जरूरत होती है। और गरीब लोगों के लिए सरकार यदि कह देती है कि उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है, तो गरीब तो निरक्षर ही रह जाएगा, तो अधिकतम आबादी तो निरक्षर ही रह जाएगी। इस स्थिति में यदि कोई ये सुझाव दिया सरकार को कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह सार्वभौमिक स्तर पर, बल्कि दूसरी भाषा बोलता हूं, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह सार्वजनिक शिक्षा का विकास करे। सार्वजनिक शिक्षा का मतलब सभी जन के लिए सोचे सरकार, सरकार सिर्फ मुट्ठी भर जन के लिए न सोचे। दूसरी बात यह है कि यदि शिक्षा की बात हो गई कि सबको शिक्षा दे या आम लोगों को भी शिक्षा दे, तो उसी में एक बात कही गई कि लड़कियों की शिक्षा पर भी बल दीजिए। लड़कियों की शिक्षा पिछड़ी हुई थी। अब देखोगे कि उस दौर में समाज सुधारकों में ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोग काम कर रहे थे। बैथून स्कूल में उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के ऊपर काफी काम किया। और यही वो दौर है कि जब उट्स डिस्पैच आ रहा है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि शिक्षा के ऊपर सरकार ध्यान दे और लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान दे। ये दो बात हो गई, मैंने एक ही पॉइंट में दोनों को शामिल कर दिया है। उसके बाद तब अगला मुद्दा है कि सरकार का काम यदि लोगों को शिक्षा देने का है, तो सरकार लोगों को कौन सी शिक्षा दे। तो शिक्षा के लिए बात कही गई कि धार्मिक शिक्षा मत दीजिए, सेकुलर एजुकेशन दीजिए और व्यावसायिक शिक्षा दीजिए।
धार्मिक शिक्षा का मतलब होता है कि जो परंपरागत तरीके से शिक्षा दी जाती रही थी, चाहे हिंदू को, चाहे मुसलमान को, या मध्यकाल में ईसाई को, ऐसी शिक्षा के बजाय आप सेकुलर शिक्षा दीजिए, जो शिक्षा आधुनिक विचारधाराओं पर आधारित है, जो शिक्षा मनुष्य की सार्वभौमिक उन्नति का मार्गदर्शन कर सकती है। ऐसी शिक्षा दीजिए। और व्यवसायिक शिक्षा, जिससे कि रोजगार का विकास हो सके, लोग 4 रोटी कमा सके, वो शिक्षा दीजिए। अगला मुद्दा क्या है? अगला सुझाव कहता है कि सरकार यदि सार्वजनिक शिक्षा देना चाहती है, आम लोगों को शिक्षा देना चाहती है, तो एक समस्या होगी। समस्या ये होगी कि सरकार के पास में इतना बजट ही नहीं है कि वह सबकी शिक्षा का इंतजाम कर सके। तो एक काम करिए कि शिक्षा में योगदान करने के लिए जो सक्रिय समाज सेवी लोग हैं, उन लोगों को भी अपने साथ लीजिए। वो अपना काम कर ही रहे हैं, उनके काम को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा थोड़ा अनुदान दे दीजिए उनको। आपका अनुदान उनके लिए एक बड़ा योगदान होगा और इसके रास्ते शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रसार होगा। तो समाज सेवियों के लिए अनुदान की बात जो नहीं थी लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा में, वो यहां आ गई। फिर देखो, एक बहुत बड़ा डिपार्चर पॉइंट हो गया। ये छोटा मोटा डिपार्चर पॉइंट नहीं है बच्चों, ये छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। हजारों साल तक मानव की सभ्यता आम लोगों की शिक्षा का इंतजाम राजाओं के अनुदानों के माध्यम से ही करती रही थी। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ तो ज्यादातर उदाहरण तुमको ऐसे मिलेंगे कि राजा ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक समूहों को दान वगैरह दिया, जिससे कि उनको पैसे हुए और उन्होंने उसी पैसे से शिक्षा आदि में योगदान किया। उस ऐतिहासिक परंपरा को पलट दिया था ब्रिटिश हुकूमत ने, विशेष तौर पर लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा ने। लेकिन चार्ल्स वुड की अनुशंसा कह रही है कि नहीं, मैकाले के रास्ते पर चलना ठीक नहीं है। हमें सरकार के माध्यम से शिक्षा का इंतजाम करने वाला रास्ता तो अपनाना चाहिए, लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे रहिएगा तो शिक्षा का ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाएगा। समाज सेवियों को भी इसमें शामिल करिए, और शामिल करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, उनको प्रेरित करिएगा, उनके सामने उनकी 10 तरह की सराहनाएं करिएगा, इससे बात नहीं बनेगी। इस काम में लगे हुए लोगों का हाथ मजबूत करने के लिए उनको वित्तीय सहयोग भी दीजिए, और यही है अनुदान का काम। और उसके बाद में अनुदान का काम शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसके बाद तब अगली बात ये कही जा रही है कि जब सरकार का काम आम लोगों को भी शिक्षित करने का है, तो आम लोगों को पहले अंग्रेजी सिखाएं, उसके बाद उनके विषयों की शिक्षा दें। ये तो बहुत मुश्किल बात है। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी शिक्षा दो। चार्ल्स वुड ने कहा कि प्रत्येक बच्चा को अंग्रेजी सिखाना, उसके बाद उसका विषय पढ़ाना, ये मुश्किल काम है। तो सरकार को यह नीति अपनाना चाहिए कि बच्चे जो प्राथमिक विद्यालयों में आते हैं उनको देसी भाषा ही सिखाया जाए और देसी भाषा में ही शिक्षा दी जाए। और जब वो इसके बाद के शैक्षणिक स्तर पर जाएंगे, फिर वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा लेंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन हिंदी या अन्य किसी देसी भाषा में ही दी जाए, ऐसी अनुशंसा दिया चार्ल्स वुड ने। तो भाषा को लेकर भी बात स्पष्ट हो गई।
सिर्फ प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में, उसके आगे की शिक्षा तो अंग्रेजी भाषा में होगी। इसीलिए देखिएगा कि ब्रिटिश काल में 10th पास किए हुए आदमी की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती थी। 10th पास किए हुए आदमी की अंग्रेजी क्यों अच्छी होती थी? क्योंकि पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में हो जाती थी। आज के डेट में 10th पास करने वाले की अंग्रेजी अच्छी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ग्रेजुएट वाले की नहीं होती अंग्रेजी अच्छी, पोस्ट ग्रेजुएट की नहीं होती अंग्रेजी अच्छी। मतलब आदमी किसी लड़के की तारीफ करेगा, लिख देगा ओ वाओ वेरी ब्यूटीफुल, तो समझ सकते हो कि अंग्रेजी कितनी अच्छी है। एक सज्जन, हम लोग जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल, उसमें हम खाना खा रहे थे, तो एक सज्जन सामने वाले चेयर पर बैठे हुए थे, तो पानी चाहिए था। जग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा वाटर इज, तो एक दूसरे व्यक्ति ने कहा इज, बोला इंक्रीज। जैसे नहीं होता है पानी है, बोला हाँ तो बढ़ाओ, हिंदी में ये है, तो उन्होंने उसका ट्रांसलेशन कर दिया वाटर इज, बोला इंक्रीज। तो इस तरीके की अंग्रेजी रहती है यहाँ तो पोस्ट ग्रेजुएट्स की भी। उस समय में अंग्रेजी क्यों ज्यादा अच्छी होती थी बोर्ड पास करने वालों की भी? तो क्योंकि उनको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाता था। अब आगे की बात यह है कि चार्ल्स वुड ये कह रहा है किसी बेसिक शिक्षा की बातें मत सोचो, उच्च शिक्षा की बात भी सोचो, और उच्च शिक्षा के लिए लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जानी चाहिए। लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज की स्थापना होनी चाहिए। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि जब हम लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। अच्छी शिक्षा तभी दी जा सकती है जब कि शिक्षक को पढ़ाने भी आए। यदि शिक्षक को पढ़ाने नहीं आता है तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत विद्वान होते हैं, लेकिन जब वो पढ़ाते हैं तो बच्चे को बातें समझ में नहीं आती है। बच्चों का मानसिक स्तर पे विकास नहीं हो पाता, बच्चों को चीजें याद नहीं होती, बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती, बच्चों को वो चीजें इस्तेमाल करने नहीं आता। यदि नहीं आता है तो वो शिक्षा बच्चों के किसी काम की नहीं। तो इसके लिए चार्ल्स वुड ने कहा कि शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इतनी अनुशंसाएं की गई चार्ल्स वुड के द्वारा। अब देखो, मैंने आपको जितने पॉइंट्स लिखवाए हैं उसको समझाया, तो समझाने के क्रम में मैंने क्रम से बढ़ाया, लॉजिक लगा लगा के बातों को आगे बढ़ाया। अब चीजें आपके दिमाग में जा सकती हैं, 2 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएंगी, ठीक है। और तब अगला मुद्दा क्या है कि इसका महत्व क्या है। इसके महत्व के मद्देनजर ही तो कहा गया कि यह मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा क्या है? बच्चे ने पूछा। भाई मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य जो कि उस क्षेत्र की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व का कार्य हो तो उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 1983 ईस्वी में भारतीय क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जीत लेना भारतीय क्रिकेट के इतिहास का मैग्ना कार्टा है। तो अब आप ये मत पूछिए कि एग्जैक्टली इस मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ क्या है, वो सब चीजें आपके काम की नहीं है। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों की व्यवस्था की गई थी।
इसी के रास्ते इंग्लैंड में संसद की स्थापना हुई थी। इसी रास्ते धीरे धीरे आगे चलकर इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ है। दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र के विकास की दृष्टि से यह एक निर्णायक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन अब मैग्ना कार्टा शब्द का इस्तेमाल जिस तरीके से भाषा में किया जाता है वो सिर्फ इस तरीके से नहीं किया जाता है कि मैग्ना कार्टा सिर्फ नागरिकों के अधिकार और लोकतंत्र के विकास के संदर्भ में यूज किया जाएगा। इसे एक ऐसे संदर्भ में यूज किया जा रहा है कि कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र की दृष्टि से यदि निर्णायक महत्व की कोई बात की गई हो, कहते हैं वो दिस इज लाइक मैग्ना कार्टा। तो इसी संदर्भ में याद करिएगा, ठीक है। अब अगला मुद्दा क्या है कि इसका महत्व क्या है। तो महत्व की बातें जो मैंने अभी समझाया उसी के आधार पर निकल जाएगी। यह कि अब सरकार एक मिनट, महत्व की बात में एक छोटा सा पॉइंट जोड़ना पड़ेगा। पहले वो जोड़ लेंगे उसके बाद ही लिखेंगे। सरकार ने इसकी अनुशंसाओं को स्वीकार किया। सरकार ने इसकी अनुशंसाओं को स्वीकार किया। सरकार ने इसकी अनुशंसाओं को स्वीकार किया। इससे ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था में निर्णायक परिवर्तन हुआ। ये जो निर्णायक परिवर्तन वर्ड मैंने यूज किया वही वर्ड मैग्ना कार्टा को ध्यान में रखते हुए यूज किया गया है। निर्णायक परिवर्तन हुआ। जैसे कि देखो बच्चों एक बात ध्यान रखो। एक बच्चे ने लिखा था जैसे आईएएस सत्यम। देखो बच्चों ये ध्यान रखो कि जब भी मैं कुछ भी लिखता हूं बोर्ड पे तो उसे तुम जरूर लिख लिया करो। उस दौर में मैं समझा भी सकता हूं, तो यदि मैंने समझाना शुरू किया और लिखना छोड़ दिया तो समझ लो। लेकिन यदि मैं कुछ लिख रहा हूं तो हर कदम पर मुझसे ये उम्मीद न करो कि मैं तुमको रोबोट की तरह बोलूं, अब लिखो, अब रुको, अब सुनो, अब समझो। इतना कॉमन सेंस खुद डेवलप करो। 1-2 दिन 4 दिन के अंदर वो कॉमन सेंस आ जाएगा। क्योंकि यह समझा करो तुम लोग कि ये क्लास 10th और 12th का क्लास नहीं है। ये क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्लास नहीं है। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों का क्लास है। तो इस कॉमन सेंस को डेवलप करना तो पड़ेगा ही। और तुम 4 दिन करके तो देखो, तुमको किसी के सामने अब दोबारा ये बात पूछने की जरूरत ही नहीं बचेगी। तुम्हारे अंदर बहुत सारी संभावनाएं निहित हैं, लेकिन उसको तुम बाहर तब निकाल पाओगे जबकि तुम खुद पे यकीन करोगे। अपना यकीन आपको पर्वतारोही बना सकता है। आपका यकीन आपको गोताखोर बना सकता है। आपका यकीन आपको
जंगल के घुमावदार, कांटेदार और अंधियारे रास्ते से भी दूर तलक ले जा सकता है। दूसरे के द्वारा दी गई कोई भी शिक्षा तभी कारगर होगी जबकि पहले आप अपने अंदर के अलग को जगाओगे। वो अलग जगा लो बच्चों, उसके बाद फिर देख लेना कि तुम्हारे सामने रोशनी ही रोशनी होगी। ठीक है। तो मैंने कहा कि सरकार ने इसकी अनुशंसाओं को स्वीकार किया, इससे ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था में निर्णायक परिवर्तन हुआ। जैसे कि नंबर 1, अब शिक्षा मुट्ठी भर लोगों तक सीमित, मुट्ठी भर लोगों तक नहीं बल्कि आम लोगों तक फैल सकती थी। आम लोगों तक फैल सकती थी। आम लोगों तक फैल सकती थी। उसके बाद फिर शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ। ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ। देसी भाषा की शिक्षा, देसी भाषा की शिक्षा कम से कम प्राथमिक लेवल पर रही। कम से कम प्राथमिक लेवल पर रही। उच्च शिक्षा की दृष्टि से, उच्च शिक्षा की दृष्टि से देखें तो नालंदा एंड विक्रमशिला जैसी संस्थाओं के बाद पहली बार, नालंदा और विक्रमशिला जैसी संस्थाओं के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। पहली बार यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। और शिक्षकों का प्रशिक्षण, और शिक्षकों का प्रशिक्षण शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक आवश्यक कदम सिद्ध हुआ। एक आवश्यक कदम सिद्ध हुआ।
एक आवश्यक कदम सिद्ध हुआ। अनुदान की व्यवस्था, अनुदान की व्यवस्था शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से एक उपयोगी कदम सिद्ध हुआ। अनुदान की व्यवस्था शिक्षा के प्रसार के लिए एक उपयोगी कार्य सिद्ध हुआ, एक उपयोगी कार्य सिद्ध हुआ, उपयोगी कार्य सिद्ध हुआ। उपयोगी कार्य सिद्ध हुआ। अब देखो तो लिखो लिखो इसी आधार पर कुछ इतिहासकार इसे भारतीय शिक्षा जगत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा देते हैं। भारतीय शिक्षा जगत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा देते हैं। भारतीय शिक्षा जगत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा देते हैं। लेकिन यदि इसके वास्तविक परिणामों पर दृष्टि डालें, लेकिन यदि इसके वास्तविक परिणामों पर दृष्टि डालें तो वास्तविक परिणामों पर दृष्टि डालें तो अब देखो वास्तविक परिणाम की ओर हम कैसे मुड़ रहे हैं और क्यों मुड़ रहे हैं, क्योंकि तुम इस क्वेश्चन को देखो, इसमें अंत में कहा गया टिप्पणी करें, और इसीलिए हमने कहा कि जो हमारा उत्तर होगा उसमें पहले अनुशंसा होगी, फिर अनुशंसा का महत्व होगा, फिर उसकी टिप्पणी करेंगे। तो महत्व को बताने के दौर में हमने उसका निगेटिव पॉइंट कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब हमसे टिप्पणी मांगी गई है तो हम टिप्पणी भी करेंगे। तो इधर देखो कि वास्तविक परिणामों पर दृष्टि डालें तो क्या कहानी है भैया, तो कहते हैं कि सरकार ने वादे तो बहुत किए, पर निर्वहन नहीं हुआ, निर्वहन नहीं हुआ। सरकार ने वादे तो बहुत किए लेकिन निर्वहन नहीं हुआ। इसलिए उन्नीसवीं सदी के अंत तक साक्षरता, 19वीं सदी के अंत तक साक्षरता का दर 9% ही रहा। 19वीं सदी के अंत तक साक्षरता का दर 9% ही रहा। 19वीं सदी के अंत तक साक्षरता का दर 9% ही रहा। मैंने आपको कल के या परसों क्लास में बताया था कि जब देश आजाद हुआ तो तब भी 12-13% ही साक्षरता थी। तो बातें तो खूब की गई कि हम सार्वभौमिक शिक्षा देंगे, सार्वजनिक शिक्षा देंगे, लड़कियों को शिक्षा देंगे, तो उसमें कहानी है कि वचनम किंग दरिद्रम, बोलने में क्या जाता है। आज के डेट में भी तुम देखो ना, हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां, सरकारें क्या से क्या नहीं बोल जाती लोगों के लिए। लोग यदि एक डिमांड कर दे
कि भारत सरकार का प्रत्येक मंत्री सुबह शाम आके हमारा फुट मसाज करे, तो वो फुट मसाज भी करने के लिए अपना मैनिफेस्टो तैयार कर देगा, क्योंकि उनको पता है कि बोलना है, करना तो है नहीं। ये अंग्रेजों से ही सीखे हुए लोग हैं जो आज के डेट में आपके यहाँ शासन चला रहे हैं अलग अलग राज्यों में और केंद्र में, कि बस बोल दो, बोलने में की कंजूसी भला, वचनम किंग दरिद्रम। तो अब देखो, सरकार ने वादे तो बहुत किया पर निर्वहन नहीं हुआ। नहीं निर्वहन हुआ उसका प्रमाण यह है कि 19वीं सदी के अंत तक साक्षरता का प्रतिशत 9, 19वीं सदी के अंत तक एमएससी की पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़ाई नहीं। पहला कृषि विश्वविद्यालय 20वीं शताब्दी, पहला कृषि विश्वविद्यालय कर्जन के काल में हुआ। मतलब कर्जन के काल में हुआ, ये फैक्ट नहीं है, ये एक आलोचना है कि आपने 53 में अनुशंसा किया था और पहला कृषि विश्वविद्यालय खोलने में अगला 50 वर्ष लग गया। तो ये आलोचना है, और वो भी एक ही खुला। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय 963 इंजीनियर मात्र थे, मात्र थे। और इसमें भी प्राइवेट सेक्टर के लोगों के द्वारा खोली गई संस्थाओं का योगदान शामिल है। अब पूरा फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अब पैराग्राफ चेंज कर दो और लिखो कि समस्या का मूल कारण यह था कि सरकार का शिक्षा बजट कम था। समस्या का मूल कारण यह था कि सरकार का शिक्षा बजट कम था। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है, हिंदुस्तान के पास सिर्फ एक प्रधानमंत्री हुआ है जिसके दिमाग में शिक्षा को लेकर हिंदुस्तान के लिए कोई सपना था, और जो आदमी हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, उच्च गुणवत्ता का विकास आदि आदि का सपना देखता था और उसके लिए अपनी क्षमता के मुताबिक काम भी किया, और उस आदमी का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावे हिंदुस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री के पास हिंदुस्तान की शिक्षा को लेकर न कोई सपना है, न कोई विजन है, और न ही कोई ऐसी कारगर उपलब्धि है। आप प्रधानमंत्री होते हैं तो आपके पास में इतना संसाधन होता है तो 4-6 काम तो हर कोई कर ही लेता है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था और हिंदुस्तान की सरकार के पास में 2260 करोड़ रुपया मात्र था अपनी पहली पंचवर्षीय योजना बनाने के वक्त में, और तब यदि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये सोच रहा है कि हम MIT के पैटर्न पर IIT बनाएंगे, और बनवा लेता है, ये बड़ी बात है। तब जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास में पैसे की कमी है और वो सोच रहा है कि नेशनल स्कूल ऑफ साइंस बनवाएंगे, तब वो सोच रहा है कि हम एटॉमिक एजुकेशन को आगे बढ़ावा देंगे, तब जब वो सोच रहा हो कि हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर गरीबों की शिक्षा के लिए भारत का कैम्ब्रिज बनाएंगे और बनाने का फाउंडेशन रख भी देता हो, तब हम कहते कि हाँ, इसके दिमाग में एक विजन था, उसने शिक्षा को प्रायोरिटी पे रखा था।
और जब आपके पास में संसाधन कम होते हैं, आप योजना बनाते हैं कि कैसे उसका व्यय करें, तो योजनाओं में प्राथमिकता का निर्धारण होता है। प्राथमिकता में शिक्षा को रख दिया तो स्वाभाविक रूप से कुछ सेक्टरों की उपेक्षा होगी। जब संसाधन सीमित होते हैं तभी योजना बनती है। योजना अपने आप में अभाव की संतति है, लेकिन तब उसमें प्राथमिकता किस सेक्टर को आपने दिया, इससे आपके व्यक्तित्व का विश्लेषण होता है। उसके बाद हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा हिंदुस्तान की शिक्षा जगत में मूलभूत परिवर्तन की कोशिश नहीं की गई है। और आज के डेट में तुम देख लो, हिंदुस्तान जो एक समय में प्राचीन काल में दुनिया का सबसे बड़ा एकेडमिक केंद्र हुआ करता था, उसके यूनिवर्सिटीज का विश्व के बड़े बड़े शिक्षा केंद्रों की सूची में कहीं नाम ही नहीं है। मतलब हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उसके पास एक भी ऐसा एकेडमिक केंद्र नहीं है जिसको कि दुनिया आदर की निगाह से देखती हो। ये शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन हमारे पास बहुत सारे एजेंडा हैं, हम उस एजेंडा पे काम करते रहते हैं। हमारे पास जाति है, हमारे पास में धर्म है, हमारे पास में क्षेत्र है, हमारे पास में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए इतना समय है और उस लड़ाई में इतनी तीव्रता है, हमारे मन में उसको लेकर इतनी भक्ति है कि शिक्षा जैसी छोटी छोटी चीज के ऊपर कौन ध्यान दे। और ऊपर से शिक्षा की भी कमी कहां है, व्हाट्सएप है ना। हमारी नींद खुलते ही व्हाट्सएप रूपी चरस हमारे सामने में आ जाता है और हम उसी चरस को दिन भर चाटते रहते हैं और वो हमारे दिमाग को चाट लेता है। उसके बाद में फिर हम नशा में हैं तो हम आसपास में वही नशा फैलाते रहते हैं। आज की तिथि में हमारा देश नशे में है, और जो देश नशे में होता है उसके लिए एक शायर ने बहुत सही लिखा है कि अपनी रहनुमाओं के अदा पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। अपनी रहनुमाओं के अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पर, टकराव के नाम पर, आइडियोलॉजी के टकराव के नाम पर जो आपको बहलाया फुसलाया जाता है, उस बहलाने फुसलाने वाले के दिमाग में बड़ी चालबाजियां हैं, उसके दिमाग में बड़ी चालाकियां हैं। थोड़ी सी चालबाजी और थोड़ी सी चालाकी आप भी डेवलप कर लो, आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे। अभी तो आप खुद बच्चे हो, आपको बेहतर शिक्षा मिल जाएगी। आने वाली पीढ़ियां आप पे नाच करेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर शर्म करेगी। ये वही लोग थे ना जो धतूरा खा के घूमते थे, व्हाट्सएप से मिले हुए ज्ञान को अपना सर्वोत्तम ज्ञान मानते थे, जबकि दुनिया उनके ऊपर हंस रही थी कि तुम सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो, अपने आप को दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक काउंट करते हो, अपने आप को दुनिया की एक बड़ी सैनिक शक्ति के रूप में काउंट करते हो। क्या है तुम्हारे यहाँ का एजुकेशन का स्तर? पहले 100 में एक भी नहीं, 200 में भी एक भी नहीं। ठीक, तो तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। अपनी पीढ़ियां पलट दो। आस्क द क्वेश्चन टू द सिस्टम। जब तुम्हारे सामने में कोई एबीसीडी जैसे इमोशनल बहकावे वाले मुद्दे लेकर आए तो अपनी जुबान से उसका गिरेबान पकड़ लो। उससे हिम्मत नहीं होगा तुमको बहलाने का, लेकिन तुम खुद ही बहकने के लिए तैयार हो, फिर ये उनका धंधा है भाई। हमारे देश की जनता की जो आज की तिथि में भावना है कुछ इस तरीके की है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे मांझी तो उस पार। अपने मांझी को, अपने रहनुमा को, अपने नेतृत्व को हम निमंत्रित करते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे मांझी तू उस पार। वो तो भुलावा देने का धंधा करता है सब भाई, करेगा ही करेगा। और आजकल तो रिसर्चर्स के साथ में ये काम कर रहा है। हर पार्टी के पास में अपने अपने रिसर्चर्स हैं जिनके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है। वो रिसर्चर्स बताते हैं कि कैसे कैसे भ्रमित किया जा सकता है, कौन सा धतूरा कौन से समय पर कितना असर करेगा। तो अब चलकर देखो
कि वास्तविक परिणामों पर दृष्टि डालें तो सरकार ने वादे बहुत किए लेकिन निर्वहन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शिक्षा का बजट ही छोटा था। और शिक्षा का बजट क्यों छोटा था ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कल भी बताया है। अब कहानी यहीं पर रुक जाती है। ठीक है, अब आगे की शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है वो शुद्ध रूप से पीटी के लिए है, इसलिए एकदम संक्षिप्त है। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन बड़ौदा, बड़ौदा के गायकवाड़ का, बड़ौदा के गायकवाड़ का पहल उन्नीस सौ 13 का सरकार का वादा 1919 के एक्ट में शिक्षा, बल्कि एक और बीच में 1917 में सेडलर कमीशन, सेडलर आयोग, उसके बाद साइमन कमीशन, साइमन कमीशन एवं हर्टोग आयोग, हर्टोग आयोग, उसके बाद फिर सार्जेंट आयोग, सार्जेंट आयोग, सार्जेंट आयोग। अब एक मिनट के लिए रुको। तुम लोगों ने मेरी चर्चा के बाद जिस तरीके से बातें करना शुरू कर दिया, उनमें से कुछ लोगों का तरीका देखने के बाद लगता है कि गंभीर चर्चाओं को तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। तुम आज के तिथि में किसी राजनीतिक नेता के बारे में कुछ बोले जा रहे हो, तुम कभी किसी दल के नेता के बारे में ऐसे ऐसे कठोर स्टेटमेंट देते हो, भी क्लासरूम में देते हो, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर देते हो। इससे ये दिखता है कि तुम्हारा अपना आग्रह कितना स्ट्रांग है। मेरे जैसा आदमी आलोचना करता है यदि तो हर किसी की करता है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी निष्पक्षता है? जब तुम एक के प्रति आस्था रख के दूसरे की आलोचना करते हो ना, तो बेसिकली तुम आलोचक नहीं हो, तुम बेसिकली दलों के लठैत हो। और जिसकी आलोचना कर रहे हो उसके पहले अपने आप को देखो। जब तुम्हारी भाषा बहुत कठोर निकलती है किसी के प्रति, तो सामने वाले को दिख जाता है कि इतनी कठोर भाषा, इतनी कटुतापूर्ण भाषा, इतनी विद्वेषपूर्ण भाषा, ये साफ तौर पर बताती है कि किसी के प्रति आग्रह है इसके मन में, ये किसी का लठैत है, इसलिए दूसरे पे लाठी चला रहा है। तुम यदि निष्पक्ष रहोगे ना, तुम्हारी भाषा उतनी कठोर होगी ही नहीं। ये सब बातें मत किया करो क्लासरूम में कम से कम।
तो अब देखो, हंटर आयोग ये 1882 ईस्वी का आयोग है। वर्ष हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 1882 का आयोग है, जिसके अंदर क्या कहानी है कि यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हंटर आयोग का संबंध किससे था, या उसके एक कदम आगे की शिक्षा से संबंध था, तो कौन से स्तर की शिक्षा से। वैसे तो आ देगा हंटर आयोग का संबंध किससे था, शिक्षा से, पुलिस रिफॉर्म से, सैन्य रिफॉर्म से, अकाल आयोग से, या अकाल से संबंधित था, रेलवे से संबंधित था। तो उत्तर है शिक्षा से संबंधित था। और शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। यानी कि जब वुड की अनुशंसा को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके पश्चात 1882 में एक आयोग का गठन किया गया और कहा गया कि बताइए कि सार्वजनिक शिक्षा का विकास कितना हुआ, और यदि कम हुआ तो बताइए कि क्या करना चाहिए। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है। 1906 ईस्वी का वर्ष एक बड़ी महत्वपूर्ण वर्ष है भारत में शिक्षा के नाम पर, क्योंकि बड़ौदा रियासत के शासक जो गायकवाड़ थे, उन्होंने ये कहा कि हम अपने रियासत में रहने वाले लोगों को निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा देंगे। निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा देंगे। निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा देंगे माने हम सबको शिक्षा देंगे। देखो, ये जो सार्वभौमिक शब्द है, इस शब्द के अर्थ को समझो। सार्वभौमिक शिक्षा और चार्ल्स वुड के द्वारा दी गई अनुशंसा के बीच में एक अंतर है। चार्ल्स वुड ने कहा कि हम आम लोगों को शिक्षा देंगे, सिर्फ मुट्ठी भर को नहीं देंगे, सामान्य जन को भी देंगे। ये है अंतर मैकाले और चार्ल्स वुड का। लेकिन जब बड़ौदा के गायकवाड़ कह रहे हैं कि हम सबको शिक्षा देंगे, तो ये है कि हम एक एक आदमी को शिक्षा देंगे। ये नहीं कि हम सामान्य लोगों को भी शिक्षा देंगे, हम सबको देंगे। तो मुट्ठी भर को देंगे, सामान्य को भी देंगे और सबको देंगे। ये तीन अलग अलग चरण है। मैकाले मुट्ठी भर, वुड सामान्य लोगों को भी, और बड़ौदा का गायकवाड़ सबको। सबको के लिए शब्द आया सार्वभौमिक। इसीलिए जब मैं चार्ल्स वुड के बारे में पढ़ा रहा था, एक बार मेरे जुबान से सार्वभौमिक निकला था, तो मैंने सॉरी बोला था। सार्वभौमिक नहीं, सबको नहीं, आम लोगों को भी। इसमें कहा गया सबको, और उसमें भी निःशुल्क। जब बड़ौदा गायकवाड़ ने ऐसा कहा, तो फिर भारत के राष्ट्रवादियों ने सरकार के सामने यह डिमांड करना शुरू किया कि आप भी करिए। विशेष तौर पर गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार के सामने इस तरीके की डिमांड पेश किया था। तो सरकार ने 1913 ईस्वी में एक वादा किया। क्या वादा किया? कि हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे। लेकिन अनिवार्य शिक्षा नहीं देंगे। निःशुल्क शिक्षा देंगे लेकिन अनिवार्य शिक्षा नहीं देंगे। अनिवार्य शिक्षा का मतलब होता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देने की गारंटी देते हैं और वो शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी।
बड़ौदा के गायकवाड़ ने यही कहा था, हम प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की गारंटी देते हैं और निःशुल्क शिक्षा देंगे। गोखले ने कहा कि आप भी कहिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की गारंटी देते हैं और निःशुल्क शिक्षा देंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की गारंटी नहीं देंगे, लेकिन हाँ, हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो निःशुल्क देने को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देने की गारंटी नहीं एक्सेप्ट किया। यदि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देने की गारंटी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया होता और सरकार ने उसे लागू कर दिया होता, तो 10-5 वर्षों के अंतर्गत, मे भी 15-20 वर्षों के अंतर्गत हिंदुस्तान के अधिकतम लोग साक्षर हो गए होते। लेकिन सरकार ने चूंकि इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 में भी जाकर, तो उस समय साक्षरता का दर मात्र 12% था। आप समझ लो कि 9% तो 19वीं शताब्दी के अंत में ही था। उसके बाद 1913 ईस्वी के वादे का कितना महत्व मानिएगा कि जब 1947 में जाकर मात्र 12% है। तो ये वादा सिर्फ उसी वादों का बाजार है जिसमें सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, पूरे कुछ भी नहीं होते। फिर सेडलर आयोग क्या है? तो सेडलर नाम का एक शिक्षाविद हुआ करते थे लंदन में। उनको ये कहा गया कि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई के गिरते हुए स्तर को सुधारने का कोई रास्ता बताइए। उन्हें बहुत छोटे से काम की जिम्मेदारी देकर बुलाया गया था, लेकिन जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो फिर उनका कार्यक्षेत्र बढ़ता गया और उन्होंने भारतीय शिक्षा जगत में सुधार के लिए कुछ निर्णायक और कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। जैसे कि कहा कि 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली अपनाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली अपनाना चाहिए, 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली अपनाना चाहिए। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई, एक चरण है पढ़ाई का, उसको बोर्ड एग्जाम के माध्यम से आप क्लियर करिए। फिर आप 2 वर्षों की इंटरमीडिएट की पढ़ाई करिए। फिर आप ग्रेजुएशन के कोर्स में दाखिला लीजिए। 3 वर्षों का ग्रेजुएशन का कोर्स होगा। यही शिक्षा प्रणाली हिंदुस्तान में मोटे तौर पर आज भी चल रही है। तो 10+2+3 का जो एजुकेशनल फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हिंदुस्तान को दिया था सैडलर आयोग ने। और इसने कहा था कि जब तक कि आप अपने 10th की पढ़ाई और अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई को ठीक नहीं करिएगा, तब तक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कैसे ठीक होगी भला? आज की तिथि में हिंदी माध्यम के लोगों के रिजल्ट खराब होने की चर्चा बहुत होती है। जब रिजल्ट खराब होने की बात करते हो, तो बात करने के दौर में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको घसीटो, कोचिंग वाले को भी घसीटो, लेकिन अकेले कोचिंग वाले को मत घसीटो। तुम ये देखो कि हिंदी माध्यम में या देसी भाषा की पढ़ाई करने और कराने के क्रम में स्कूल की पढ़ाई का लेवल क्या रह गया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का लेवल क्या रह गया है। जब 10वीं तक में अच्छी पढ़ाई होती है, 12वीं तक में अच्छी पढ़ाई होती है, कॉलेज में ग्रेजुएट बच्चे अच्छी पढ़ाई करके आते हैं, तो उनको यदि हम compete करने के लिए बोले कि तुम जाओ आईटी वाले से मुकाबला कर लो, तो मुकाबला करने के लिए उसके पास में कुछ न कुछ तो ठाहर होता है। लेकिन यदि तुमने पहले क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के क्लास के बीच में सिर्फ हवाबाजी की है, तुम व्हाट्सएप चैट्स मात्र देखते रहे हो, तुम फेसबुक मात्र संभालते रहे हो, फेसबुक से राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करते रहे हो, तुम मुकाबला कैसे करोगे आईआईटी वाले से, आईएम वाले से? उनसे कैसे लड़ोगे जो हार्वर्ड में पढ़ाई किया है और यूपीएससी दे रहा है, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई किया और यूपीएससी दे रहा है? कैसे मुकाबला करोगे? तो अब तुम जाके आंदोलन तो नहीं कर सकते हो, लेकिन यह भी समझना होगा कि तुम्हारे स्कूल कॉलेज ने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया है। और जब उस स्कूल और कॉलेज में तुम्हारे साथ में गलती हुई है, तो तुमको तो 1-1.5 साल तक अपने फाउंडेशन के लिए ही समय लगाना चाहिए कि हमारा जड़ मजबूत हो जाए। यदि हमारी भूमि हमारे पांव के नीचे नहीं है, तो हम तो गड्ढे में हैं, ये समझो।
जब तक कि तुम्हारे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तब तक तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिश्रम करना ही पड़ेगा, और वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिश्रम 2 लेवल पर। पहले 1-1.5 साल तक, कभी कभी तो 2 साल तक तुमको अपना फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा। और तुम कंपटीशन कैसे करते हो कि एक आदमी टॉप कर गया था यूपीएससी के एग्जाम में और टॉपर ने कुछ कह दिया, उसके मुताबिक रणनीति बना ली। अरे भैया, टॉपर्स के बारे में तुम ये भी तो जानो, उसको 10th में 99% मार्क्स आया था। ये भी तो जानो कि उसको 12th में 98% मार्क्स आया था। ये भी तो जानो कि वो आईआईटी पास कर गया था, फिर वो आईएम में चला गया था, फिर वो अमेरिका के किसी फर्म में जॉब कर रहा था, उसमें भी बड़े सीनियर पोस्ट पर था, या किसी और जगह पे काम कर रहा था। उसके बाद में वो आया, तैयारी किया, इस बीच में वो सैकड़ों उपन्यास पढ़ गया था, सैकड़ों किताबें शौक में पढ़ गया था। तुम जो चीज आज भी नहीं पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी के ऊपर पढ़ के वो 98% मार्क्स लाया है। तुम एक उपन्यास नहीं पढ़ना चाहते हो या एक अच्छी किताब नहीं पढ़ना चाहते हो, उसे वो 50 किताब पढ़ा हुआ है शौक में मात्र। वो ट्रेन पे चढ़ते हुए एक किताब पढ़ जाता था। तो मुकाबला तुम्हारा उससे है, और उससे मुकाबला है, और मुकाबला करने के लिए तुम सर के चुटकुले सुनोगे। तुम तमाम मास्टर साहबान के द्वारा किए गए अपने ईगो मसाज से खुश हो। मास्टर साहब तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई करते रहते हैं और तुम उसी में तालियां बजाते रहते हो और रोज रेटिंग करते रहते हो। इससे कैसे होगा काम? सच बोलने का अवसर सामने वाले को दो, और फिर वो सच तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का काम कर सकता है। सामान्य तौर पर बच्चों को, जो अभी हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को 1 से 1.5 साल अपनी जमीन मजबूत करने पे खर्च करना चाहिए, और पूरी शिद्दत से खर्च करना चाहिए, ताकि आप मुकाबले के लिए तैयार हो सको। नहीं तो युद्ध के मैदान में तुम जाते हो खुरपी कुदाल लेकर, वो आता है उधर से मशीन गन लेकर, और खुरपी कुदाल वाला मशीन गन वाले से मुकाबला करता है, हताहत हो जाता है। हताहत हो जाता है तो मुकाबला क्या है? कैसे मुकाबला करोगे? तो फिर एक सर तुम्हारे आएंगे और तुमको एक शिव खेरा टाइप का 4 गो मोटिवेशनल स्टेटमेंट दे देंगे, और तुम्हारे सर के मोटिवेशनल स्टेटमेंट से अचानक तुम्हारे अंदर ऊर्जा आ जाएगी। वो ऊर्जा कितने दिन टिकेगी? और उस ऊर्जा से तुम्हारा मार्गदर्शन क्या हुआ? फिर अगले साल उसी तरीके से खुरपी कुदाल लेके जाओगे और फिर वो सामने से मशीन गन लेकर आएगा और फिर हताहत कर देगा। मार्गदर्शन चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, शिक्षा का मार्गदर्शन चाहिए, ईमानदार मार्गदर्शन चाहिए। ऐसा मार्गदर्शन चाहिए जिसके अंतर्गत उस आदमी को मेरी कमजोरी बताकर मुझे सही परिप्रेक्ष्य में रखकर, सही प्रिज्म दिखाकर बता सके कि तुमको क्या करना चाहिए। और ज्यादातर हिंदी माध्यम के लोगों के लिए मेरी राय यह है कि उन्हें 1.5 से 2 साल तक तो अपना फाउंडेशन मजबूत करने पे खुद को खर्च करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही वो मुकाबले के लिए तैयार हो पाएंगे। और बच्चा आता है, कहता है सर 2024 का अटेम्प्ट देना है। तो 2024 का अटेम्प्ट देना है, तो 2024 का अटेम्प्ट देने के लिए तुम्हारी तैयारी कितनी है? कोर्स खत्म कर दीजिएगा तो मेरा हो जाएगा। कोर्स खत्म हो जाएगा बच्चों, तुम्हारा करियर भी खत्म हो जाएगा साथ ही में। कोर्स तो खत्म हो ही जाएगा, तो हर हाल में खत्म होना है, लेकिन तुम्हारा करियर ना खत्म हो जाए। तुम ये सोचो, एक आदमी खड़ा है 3rd फ्लोर पे, तुम खड़े हो ग्राउंड फ्लोर पे, उसके बाद में मुकाबला करोगे? अरे उसको पत्थर छोड़ना है हाथ से, तुम्हारा सर फूट जाएगा, और तुमको पत्थर फेंकना है मार के। समझो कि तुमको कितना ताकत लगाना पड़ेगा। उसको कम ताकत से ही काम चलाने का मौका मिलता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और उसके बाद लड़ना है, जीतना है, संभव है। पद्धति चाहिए, तरीके चाहिए, सही तरीका आजमाओ। वेल बिगन इज हाफ डन, रॉन्गली बिगन नॉट डन। अब आगे, कि शेडलर कमीशन ने कहा कि 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली। उसके बाद 1919 में कहा गया कि शिक्षा
प्रांतीय विषय है। और प्रांत के अंदर हस्तांतरित विषय है। शिक्षा प्रांतीय विषय है और प्रांत के अंतर्गत हस्तांतरित विषय है। इसका क्या मतलब है? शिक्षा को जब मैंने कहा कि प्रांतीय विषय है, ऐसा कहा गया 1919 के अधिनियम में, तो बात यह कि 1919 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने भारत के लिए एक अधिनियम बनाया जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि शासन के कुछ विभाग केंद्र के द्वारा चलाए जाएंगे और कुछ विभाग प्रांत के द्वारा। तो शासन के विभागों का जब वितरण होता है तो उसमें क्या होता है? अलग अलग दायित्वों का वितरण होता है और दायित्वों के निर्वहन के लिए अधिकारों का वितरण होता है। तो प्रश्न ये उठा कि शिक्षा रूपी विषय या दायित्व किसके जिम्मे जाएगा, केंद्र के जिम्मे कि प्रांत के जिम्मे? तो कहा गया नहीं, प्रांत के जिम्मे। दूसरी बात है कि प्रांत को जितने विभाग मिले थे उन विभागों का संचालन कैसे होगा, उसको लेकर 1919 के एक्ट में ये कहा गया था कि कुछ विभाग प्रांत के गवर्नर साहब अपनी मर्जी से अपने विवेकानुसार चलाएंगे और कुछ विभाग वो दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, हस्तांतरित कर देंगे। इनको तो प्रांतीय विधानसभा से बनने वाले मंत्रियों को। यानी कि प्रांत के पास में जितने अधिकार आए थे उसको दो भाग में बांटा गया। कुछ वो विभाग जो गवर्नर साहब के पास में रह गए, माने उनके पास रिजर्व रह गए, उनके पास आरक्षित रह गए, और कुछ विभाग जो उनके हाथ से निकल कर चले गए मंत्रियों के हाथ, उनको जो निकल गए उनको कहते हैं हस्तांतरित। हाथ बदल गया, पहले एक के हाथ में था, अब दूसरे के हाथ में चला गया। तो शिक्षा किसके हाथ में आया? गवर्नर के हाथ में आरक्षित रहा या कि हस्तांतरित वाले के पास गया? तो हस्तांतरित वाले के पास में गया। समझ गए? अब अगला मुद्दा क्या है कि साइमन कमीशन एवं हर्टोग आयोग। साइमन कमीशन और हर्टोग आयोग का क्या मतलब है? साइमन कमीशन का गठन किया गया था इसलिए कि 1919 का जब एक्ट आया था ना, तो 1919 के एक्ट में जो भी प्रावधान किया गया, अभी उस प्रावधान को नहीं पढ़ाऊंगा, वो बाद में पढ़िएगा। वैसे भी जो संवैधानिक सुधार वाला अधिनियम है वो टॉपिक मॉडर्न इंडिया के टीचर भी पढ़ाते हैं और वो टॉपिक संविधान वाले टीचर भी पढ़ाते हैं। संविधान वाला जो आपका पेपर है, पेपर 2 जीएस का, उसका पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आप यदि पॉलिटी के टीचर से पढ़ चुके हैं तो मेरे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है उसमें, आप उन्हीं से पढ़ लीजिएगा। दोनों टीचर पढ़ाते रहते हैं, ये दोनों के सिलेबस का हिस्सा है। मुझे लगता है कि उन्होंने पढ़ा दिया तो मैं छोड़ दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि 1919 के अधिनियम में चाहे जो भी ऑफर दिए गए हों भारतीय लोगों को सरकार की ओर से, उसके अंतर्गत एक बात ये भी कही गई थी कि आप लोगों को सुधार के नाम पर अभी जो ऑफर हमने दिया है वह कितना प्रभावशाली सिद्ध हुआ और भविष्य में और क्या सुधार करना चाहिए, जैसे विषय पर अनुशंसा करने के लिए 10 वर्षों के बाद हम एक राजकीय आयोग का गठन करेंगे। एक राजकीय आयोग का गठन करेंगे, रॉयल कमीशन का गठन करेंगे। तो 10 वर्ष
पूरा होने के पहले ही 8 वर्ष ही के बाद 1927 ईस्वी में ही इंग्लैंड की सरकार ने एक राजकीय आयोग गठित कर दिया, जिसकी अध्यक्षता साइमन नाम के व्यक्ति ने किया था, इसलिए उसको साइमन आयोग भी कहते हैं। साइमन आयोग ने क्या अनुशंसा दिया, हम अभी उसकी ओर नहीं जाएंगे, वो सब राष्ट्रीय आंदोलन के दौर की कहानी है। लेकिन साइमन आयोग ने यह कहा था कि भारत में शिक्षा से संबंधित सुधार करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो उसी के द्वारा दिए गए सुझाव, यानी कि साइमन कमीशन के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में क्या करना चाहिए के ऊपर अनुशंसा करने हेतु हर्टोग नाम के एक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन होगा कि हर्टोग आयोग की अनुशंसा क्या थी, तो ये अलग पढ़ाई है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि हर्टोग आयोग के गठन की अनुशंसा किसने किया था, तो साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन ने कहा था कि शिक्षा के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए जो बताए कि अब की तिथि में भारतीयों की शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या करना चाहिए। और उसके आधार पर जो हर्टोग कमीशन का गठन हुआ, उसने क्या रिकमेंडेशन किया था, हर्टोग आयोग का रिकमेंडेशन कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को टेंथ के बाद यानी 10वीं की परीक्षा के बाद, 10वीं की परीक्षा के बाद ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को 10th के बाद व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ देना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ देना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ देना चाहिए। उच्च शिक्षा का द्वार उनके लिए बंद होना चाहिए। तभी विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर उठेगा। तभी विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर उठेगा। तभी विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर उठेगा। मतलब ये कह रहा है क्या कि 10th तक गांव के लोग, शहर के लोग दोनों पढ़े, उसके बाद फिर आगे इंटरमीडिएट की पढ़ाई आती है, फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। 10th के लोगों को, गांव के लोगों को 10th तक पढ़ाओ, उसके बाद उनको वोकेशनल एजुकेशन के लिए भेज दो, वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भेज दो, ताकि उनको रोजगार वगैरह भी प्राप्त हो सके, क्योंकि वो वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा में कुछ हुनर सीख लेंगे। उन्हें इंटरमीडिएट की ओर और फिर कॉलेज की ओर मत भेजो, क्योंकि यदि उन्हें आप कॉलेज जाने दोगे तो कॉलेज एजुकेशन में उनका बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो आ जाते हैं कॉलेज में दाखिला लेने। और कॉलेज की पढ़ाई में जो गहराई चाहिए,
उस गहराई को लेकर उनके अंदर दिलचस्पी ही नहीं है, उस गहराई को लेकर उनके अंदर वो बौद्धिक क्षमता ही नहीं है कि शिक्षक जब गहरी बात बताने लगे तो वो शिक्षक की बात समझ ले। तो जब शिक्षक की गहरी बातें वो समझेंगे नहीं तो शिक्षा का स्तर नीचे गिरेगा। और चूंकि अभिरुचि भी नहीं है कि गहरी जानकारी लें, तो कोशिश भी नहीं करेंगे समझने की, न कोशिश करेंगे समझने की, न क्षमता है समझने की। तो शिक्षक उनके लेवल पर उतरे तो पढ़ाई का स्तर नीचे गिरे, और उनके लेवल पर न उतरे तो पढ़ाई का इन्वायरमेंट खराब हो जाए। शिक्षक और विद्यार्थी में ही तनातनी रहेगी रोज कि आप क्या पढ़ा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो शिक्षक विद्यार्थी के लेवल पर जाए तो पढ़ाई का लेवल नीचे गिरे, शिक्षक विद्यार्थी के लेवल पर न जाए तो विद्यार्थी तनातनी कर दे, आप क्या पढ़ाए समझ में नहीं आया, और विद्यार्थी अपना लेवल पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है, ना तो उसकी शिक्षा में दिलचस्पी है, ना उसकी पृष्ठभूमि इतनी अच्छी है कि शिक्षा की बात समझ जाए। तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का स्तर नीचे जाएगा ही जाएगा। आज के डेट में भी तुम्हारे यूनिवर्सिटीज में इस तरह की समस्या तो बहुत गंभीर हो गई है, उससे ज्यादा गंभीर है आज के डेट में। तो आपको यह देखने को मिलेगा कि कह रहा है हटोंग कि गांव के लोगों को व्यवसायिक शिक्षा की ओर मोड़ दो। हटोंग की अनुशंसा में गलत बात सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसने गांव और शहर का यह डिवीजन कर दिया। गांव में भी तो बहुत मेधावी लोग होंगे जिनमें कि उच्च शिक्षा की रुचि होगी और उच्च शिक्षा के लिए संभावनाएं होंगी, और शहर में भी बहुत नालायक लोग होंगे जिनकी ना रुचि होगी ना क्षमता होगी। तो गांव और शहर के बीच का जो डिवीजन किया गया है वो गलत है, अदरवाइज वो आइडिया गलत नहीं है कि नॉन सीरियस लोगों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में दाखिला मिलना ही नहीं चाहिए। यहां तक कि ग्रेजुएशन के कोर्सेज में दाखिला नहीं मिलना चाहिए। हर आदमी ग्रेजुएट बनने के लिए कॉलेज में आ जाता है और ग्रेजुएशन के कोर्स में उसकी कोई रुचि ही नहीं है। आदमी ग्रेजुएशन के कोर्स में आता है डिग्री लेने के लिए। हिंदुस्तान की सरकार को डिग्री देने का कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता खोजना चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान के ग्रेजुएट की डिग्री बेसिकली इतनी ज्यादा महत्वहीन डिग्री हो गई है कि जिसको कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन तक लिखने नहीं आता है, वो ग्रेजुएट है, वो तो पोस्ट ग्रेजुएट भी है। तो ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी से हो गई है आज के डेट में। तो आप ये देखो कि हटोंग इसको दिमाग में रख रहा है कि नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आने ही नहीं देना चाहिए। गलती इसकी यह है कि उसने गांव और शहर का विभाजन कर दिया है, अदरवाइज आइडिया गलत नहीं है। ठीक है, अब अगला मुद्दा क्या है? सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग सर्जेंट आयोग ने, ये 1940 के दशक में आया। तो सर्जेंट आयोग अंतिम आयोग है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसने पहली बार कहा कि गवर्नमेंट और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा शिक्षा का प्रबंध करेगी। करे आयोग तो अनुशंसा करने का काम करता है, बाद में सरकार उसकी नीतियों को एक्सेप्ट करती है। तो ये समझो कि ये वो दौर है जब भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है।
उसी दौर में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने हेतु एक सुझाव देने वाले आयोग का गठन किया और उस आयोग ने यह सुझाव दिया कि सरकार को अब भारतीय लोगों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। गौर करो कि जाती हुई जो सरकारें होती है, जाती हुई सरकार का मतलब है कि सरकारों को आज की तिथि में 5 साल का मैंडेट मिलता है। अब वो सरकार 3 साल 4 साल तक तो तमाम प्रकार के रंगरलियां मनाती है, तमाम प्रकार के गोरख धंधा करती है, और जब 5वां साल करीब आता है तो उनकी तंद्रा टूटती है, क्योंकि 5वें साल जनता के बीच में जाना है। तो फिर तमाम प्रकार के लुभावने वादे, तमाम प्रकार के कुछ लुभावने ऑफर्स, ये सब सरकारें शुरू कर देती है। ब्रिटिश सरकार की भी यही स्थिति थी कि जब उनके खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, देश आज़ादी के द्वार पे अब खड़ा हो रहा है लगभग, तब सरकार जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है कि अरे देखो देखो हम कितनी अच्छी चीज़ लेकर आए हैं, हम तुम लोगों को अब निःशुल्क शिक्षा देंगे, वो भी अनिवार्य शिक्षा देंगे। वो भी ये नहीं कहा गया है कि अनिवार्य शिक्षा कल से लागू कर देंगे, अगले कुछ दशकों के अंतराल में हम इस नीति तक पहुंचेंगे। मोटे तौर पर आपसे बस इतने ही की उम्मीद की जाती है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि पहली बार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का रिकमेंडेशन किस आयोग ने किया था? तो सार्जेंट आयोग ने। हो सकता है कि 4 आयोग का नाम दे दे और पूछे कि भैया इन आयोगों का क्रम बता दीजिए, चाहे वुड का आयोग, चाहे हंटर का आयोग, चाहे सेडलर का आयोग, चाहे हर्टोंग का आयोग या सर्जेंट का आयोग, ये सब क्रम में ही है। आप क्रम के ऊपर भी पूछा जाए तो बना ही देंगे। शिक्षा से संबंधित हमारी चर्चा कंप्लीट होती है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। शिक्षा से संबंधित हमारी चर्चा संपन्न हुई। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो बंधुवर, मित्रों, बंधुओं, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है शिक्षा को लेकर तो पूछ लीजिए। यदि नहीं तो अब अनुमति दीजिए, आगे चलूं। ठीक है, ऑल क्लियर सर जी। आयोग का मतलब है एक ऐसा निकाय, एक ऐसा बॉडी, एक ऐसी टीम जिसमें कई लोग होते हैं, एक उसका अध्यक्ष होता है। सरकार उनको एक दायित्व देती है कि आप किसी विषय को लेकर हमको सुझाव दीजिए, और दायित्व के निर्वहन के लिए सरकार उनको तमाम संसाधन भी देती है। सरकार उनको कुछ अधिकार भी देती है। अधिकार के तहत ये अधिकार देती है कि वो किसी को बुलाना चाहें किसी विषय पर बातचीत वगैरह करने के लिए तो बुला सकते हैं, अधिकार है उनके पास। ऐसे ही बॉडी को आयोग कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत हमने कल के क्लास में आपको बताया था कि इसका कारण क्या है, और कारण के तहत हमने आप लोग को बताया था कि देखो पश्चिमी शिक्षा इसका एक कारण है। उसी के रास्ते हमने पूरी शिक्षा पद्धति आपको पढ़ा दिया। उसके बाद हमने कहा था कि प्राच्यवादी शिक्षा, प्राच्यवादी शिक्षा, प्राच्यवादी शिक्षा का मतलब पूर्वी देशों की शिक्षा। वो मैंने आपको बताया है वॉरेन हेस्टिंग्स के दौरान कि वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन हुआ, उसके काल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई, और फिर जोनाथन डंकन ने आगे चलकर बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया। इन सब के माध्यम से अतीत के काल की शिक्षा भारतीय लोगों के सामने उजागर हुई। मध्यकाल की शिक्षा भी भारतीय लोगों के सामने उजागर हुई। अंग्रेजों ने इनके ऊपर रिसर्च इसलिए किया था क्योंकि वो
भारतीयों के रीति रिवाज और नियम कानून के मुताबिक ही भारत में शासन चलाने की योजना बनाया था। शुरुआती दौर में अंग्रेजों की यही नीति थी कि भारतीयों के ऊपर रूल करना है तो भारतीयों के रीति रिवाज नियम कानून के मुताबिक ही रूल करना चाहिए। तो इसलिए भारतीयों की किताबों का अध्ययन जरूरी था, नियमों को जानना था, तो उन किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपकी भाषा अंग्रेजी है और किताबें लिखी गई संस्कृत में या फारसी में। संस्कृत और फारसी की किताबों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है और इस ट्रांसलेशन के लिए ही मैंने बताया था कि कौन कौन से लोगों ने कौन कौन सी किताबों का ट्रांसलेशन किया है। आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, अब उसे देख लेंगे। अब अगला मुद्दा कि प्राच्यवादियों ने जो रिसर्च किया उस रिसर्च से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को क्या फायदा हुआ। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को क्या फायदा हुआ, एक लाइन में समझना है, इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि प्राच्यवादियों ने भारतीयों के सामने उनके अतीत काल की महान शिक्षाएं रख दिया और जब अतीत काल की महान शिक्षाएं आपके सामने में आ गई और अब आप चाहते हो अपना सोसाइटी सुधारना, आप सोशल रिफॉर्म चाहते हो, तो आपके पास में एक विकल्प है वेस्ट, एक विकल्प है ईस्ट। यदि आप ईस्ट की अच्छी बातें जानते हो तब ना ईस्ट की अच्छी बातें सीखोगे। ईस्ट की अच्छी बातों को जब भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया गया प्राच्यवादियों के द्वारा, तो सुधारकों के सामने पश्चिमी विचारकों की विचारधारा भी थी और पूर्वी विचारकों की विचारधारा भी थी। दोनों की जो अच्छी बातें थी भारतीयों ने दोनों को अपना लिया। तो प्राच्यवादियों के द्वारा किया गया काम समाज सुधारकों को, प्राच्य माने पूर्वी, पूर्वी हमने भारतीय, भारतीय अतीत के ज्ञान कोश से परिचित कराया और इससे समाज सुधार आंदोलन को बल मिला। यही बात है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एक लाइन में लिख लो, प्राच्यवादियों के द्वारा भारतीय अतीत को लेकर जो शोध कार्य किया गया, लिखो, प्राच्यवादियों के द्वारा भारतीय अतीत को लेकर जो शोध कार्य किया गया अतीत को लेकर जो शोध कार्य किया गया उससे भारतीयों का सांस्कृतिक आत्मबल, उससे भारतीयों का सांस्कृतिक आत्मबल मजबूत हुआ और सुधार के लिए पूर्व से सीखने, सुधार के लिए पूर्व से सीखने, पूर्व माने भारतीय, सुधार के लिए पूर्व से सीखने। यहां पूर्व जब मैं बोलता हूं तो पूर्व और पश्चिम का संदर्भ लेकर समझिएगा। इंग्लैंड पश्चिम में है, पूर्व भारत पूर्व में है, तो पूर्व से सीखने का ज्ञान कोश भी उपलब्ध हुआ, पूर्व से सीखने का ज्ञान कोश भी उपलब्ध हुआ। तो ये मामला कंप्लीट हो गया। उसके बाद छोटी छोटी और बातें दी गई है कि शिक्षा के बाद फिर भाई नगरों का विकास होगा तो समाज सुधार को बल मिलता है, व्यवसायिक कृषि का विकास होगा तो समाज सुधार को बल मिलता है। ये सब सामान्य बातें हैं, उसके ऊपर ज़्यादा विमर्श करने की जरूरत नहीं है। आप इतनी बातों को यदि समझ गए हों तो ठीक है, यदि किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत आती हो, जो कारण मैंने लिखवा रखा है कल के क्लास में ही, यदि किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत आती है तो मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं समाज सुधार के तमाम कारण वारण के मुद्दे को समाप्त घोषित करता हूं और ले चलता हूं कुछ प्रमुख सुधारकों की ओर, कुछ प्रमुख सुधारकों की ओर, जैसे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ब्रिटिश के टाइम पर कोई यूनिवर्सिटी बनी थी कि हाँ भैया
लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर यूनिवर्सिटी खोलने की अनुशंसा किया था चार्ल्स वुड ने। उसी के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी बनी। उसके बाद फिर फर्ग्यूसन यूनिवर्सिटी बन गया, उसके अलावे फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी बन गया। ये सब कई सारी यूनिवर्सिटी बने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बन गया, कई सारी यूनिवर्सिटी बन गए थे। अब अगला, राजा राम मोहन राय। जन्म, मृत्यु, जन्म का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, अध्ययन, अध्ययन, फिर साहित्य, अखबार, संस्था, विचार, स्थान। इतनी चीजें हैं जो राजा राम मोहन राय के बारे में देखना है आपको। राजा राम मोहन राय के बारे में देखने के लिए इतने डायमेंशंस हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हो कि जैसे राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ये सब पढ़ने के लिए क्लास की उपयोगिता नहीं होती है, नोट्स में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जन्म मृत्यु वगैरह पढ़ लेंगे। बंगाल में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राजा राम मोहन राय सक्रिय रहे। एक लाइन में मैं अपनी पृष्ठभूमि दे देता हूं। 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में राजा राम मोहन राय बंगाल में सक्रिय रहे। अब अध्ययन उनका बहुत गहन है। वो 12 भाषा जानते थे। धर्म, दर्शन, विज्ञान, राजनीति, इतिहास, कई विषयों का ज्ञाता थे। कई विषयों का ज्ञाता थे। धर्म, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, राजनीति, कई विषयों के ज्ञाता थे और विश्व भर का लिटरेचर पढ़े थे, क्योंकि 12 भाषा जानते थे। बांग्ला, हिंदी वगैरह तो जानते थे, संस्कृत जानते थे, अरबी, फारसी जानते थे, हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ऐसी कई भाषाएं जानते थे। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना किया। वो कौन सी पुस्तकें हैं? जो महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना किया वो कौन सी पुस्तकें हैं? तो वो किताबें हैं तुहफात, तुहफात उल मुबाहिदीन, मुबाहिदीन। मुबाहिदीन का मतलब होता है एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी। और तुफात माने गिफ्ट। गिफ्ट एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। इसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में, तो उसका नाम है एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। अंग्रेजी में अ गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट। अ गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादी, मुबाहिदीन एक चीज है। मुबाहिदीन माने एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी माने मोनोथिस्ट। तोहफात, उपहार, गिफ्ट एक चीज है।
दूसरी किताब आपने कल भी बताया था, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये दो किताबें हैं इनकी। पहली पुस्तक में लिखिए, पहली पुस्तक में उन्होंने अपना धार्मिक विचार दिया, अपना धार्मिक विचार बताया, अपना धार्मिक विचार बताया। उनका धार्मिक विचार क्या था? ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, दूसरा अपना धार्मिक विचार बताया जिसमें यह कहा गया कि ईश्वर एक है। दूसरा पॉइंट, वह निराकार है, निराकार है, ज्ञान के माध्यम से उसे समझा जा सकता है। यह विचार कुछ हद तक इस्लाम और ईसाई धर्म से मिलता था, कुछ हद तक इस्लाम और ईसाई धर्म से मिलता था, लेकिन सबसे ज्यादा यह उपनिषद पर आधारित था। सबसे ज्यादा यह उपनिषद पर आधारित था, सबसे ज्यादा यह उपनिषद पर आधारित था। सबसे ज्यादा यह उपनिषद पर आधारित था। क्लियर है? अब इसकी समझ थोड़ी और गहरी करने के लिए डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जैसे पहले मैंने बता दिया कि राजा राम मोहन राय का धार्मिक विचार क्या है। अब है क्या कि उस युग में जो प्रचलित अन्य धार्मिक प्रथाएं हैं उसको लेकर उनकी क्या सोच है। जैसे कि हम अनेक देवी देवता को पूजते हैं, हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, देवी को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, गणपति को मानते हैं, अनेक देवी देवता हैं हमारे यहाँ, 64 योगिनी है हमारे यहाँ। राजा राम मोहन राय नहीं मानते ऐसा, कहते हैं ईश्वर एक है। दूसरी बात है, हम मंदिर जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। राजा राम मोहन राय कहते नहीं, मूर्तियां नहीं पूजनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति कैसे बनाओगे तुम ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर निराकार है। हम तीर्थ यात्रा करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, तमाम प्रकार के कर्मकांड करते हैं। राजा राम मोहन राय कहते नहीं, ये ठीक नहीं है, ये सब भ्रम है, अज्ञान पर आधारित है। तो राजा राम मोहन राय का जो धर्म है वो इस्लाम के समान दिखता है। कैसे? क्योंकि इस्लाम भी कहता है ईश्वर एक है और ईश्वर निराकार है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए।
ईसाई भी कहता है ईश्वर एक है और वह निराकार है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं होगी। लेकिन ईसाई धर्म के अंदर या इस्लाम के अंदर ज्ञान मार्गी तत्व की प्रधानता नहीं है। उसमें यह कह दिया गया है कि अल्लाह ने अपने द्वारा चुने गए एक पैगंबर को अपने जिब्रील के माध्यम से अपना ज्ञान दिया है। ज्ञान में जितनी बातें कही गई है वो सारी बातें आंख मूंद के मानो, उस पर प्रश्न उठाओ। किंतु राजा राम मोहन राय ज्ञान मार्गी थे। अतः राजा राम मोहन राय के धर्म के ऊपर असल प्रभाव जब किसी एक का खोजिएगा तो वो सबसे ज्यादा प्रभाव उपनिषद का है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से कुछ मेल है, लेकिन आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को राजा राम मोहन राय के धर्म का आधार, उसका प्रेरक, उसका नरेटर नहीं मान सकते। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है तो उपनिषद का है। इसीलिए राजा राम मोहन राय को वेदांती विचारक भी कहा जाता है। वेदांती माने जो वेदांत को मानता है, वेदांत माने उपनिषद, जो उपनिषद का विचारक था। ठीक है। इसके बाद तब अगला मुद्दा प्रीसेप्ट ऑफ जीसस के अंतर्गत क्या हुआ, तो इसमें उन्होंने ईसाई धर्म की अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का विश्लेषण किया। चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो, दोनों ही तरह की बातों का विश्लेषण किया। अब उस समय इस पुस्तक का क्या रेलेवेंस है? कोई आदमी एक किताब लिखा तो हम उसको इतिहास में क्यों पढ़ते हैं? तो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस समय क्रिश्चियन यह कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे हम धर्मांतरण करवाएं। अब धर्मांतरण करवाना है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि कैसे क्रिश्चियनिटी श्रेष्ठ है और हिंदू धर्म में क्या कमियां हैं, इस्लाम में क्या कमियां हैं। समाज सुधार के नाम पर वो कहा करते थे कि तुम्हारा धर्म ही खराब है। उसी धर्म की शिक्षा ने तुमको इस तरीके के बुरे समाज से आबद्ध कर दिया है। यदि तुम अपने धर्म को छोड़ोगे तभी जाके तुम्हारे समाज में सुधार होगा। ऐसी बात भी करते थे। राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेने से भी समाधान नहीं है, क्योंकि ईसाई धर्म में कई अच्छाई की बातें हैं तो कई बुराई की बातें भी हैं। उसमें भी तमाम प्रकार के चमत्कार की बातें हैं, उसमें भी तमाम प्रकार की कुतार्की की बातें हैं, उसमें भी कई प्रकार की रूढ़ियां हैं, कई प्रकार की जड़ताएं हैं। अतः आलोचना यदि हिंदू धर्म की या इस्लाम की हो सकती है तो ईसाई धर्म की भी हो सकती है। कमियां उसकी भी है, इसकी भी है। इस तरह की बात उन्होंने किया। अब हम ये समझ गए कि राजा राम मोहन राय का धार्मिक विचार क्या था। इन दोनों किताबों के बारे में जानकारी हुई सो हुई, धार्मिक विचार भी समझ गए। तब इधर अखबार को लेकर देखो, राजा राम मोहन राय का अखबार क्या है? तो एक है संवाद कौमुदी, कौमुदी ये बांग्ला भाषा में लिखते थे, संवाद कौमुदी। उसके बाद मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में निकालते थे। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में निकालते थे। और फिर एक ब्रह्मनिकल मैगजीन, ब्रह्मनिकल मैगजीन ये अंग्रेजी भाषा में निकालते थे। ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में निकालते थे। ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में निकालते थे।
तो संवाद कौमुदी, ब्रह्मनिकल मैगजीन, मिरातुल अखबार, ये सब कुछ वो निकालते हैं। 3 भाषा में 3 अखबार। आगे लिखो। इन अखबारों के माध्यम से उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों की जानकारी भी होती है। उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों की भी जानकारी होती है। राममोहन राय का राजनीतिक विचार राष्ट्रवाद, एवं उदारवाद पर आधारित था। राममोहन राय का राजनीतिक विचार राष्ट्रवाद और उदारवाद पर आधारित था। उदारवाद माने जिससे लोकतंत्र निकला है। सामाजिक स्तर पर वो मानवतावादी और समतावादी थे। मानवतावादी और समतावादी थे। स्त्री पुरुष बराबरी पर उनका विशेष ध्यान था। मेल फीमेल इक्वलिटी पर उनका विशेष ध्यान था। स्त्री पुरुष बराबरी पर उनका विशेष ध्यान था। स्त्री पुरुष बराबरी पर उनका विशेष ध्यान था। सती प्रथा के अंत के लिए उन्होंने जनाधार तैयार करने का, सती प्रथा के अंत के लिए जनाधार तैयार करने के लिए उन्होंने अपने अखबारों का उपयोग किया। सती प्रथा के अंत के लिए जनाधार तैयार करने हेतु उन्होंने अपने अखबारों का उपयोग किया। आर्थिक स्तर पर राममोहन राय मानते थे कि कृषकों के साथ भी अस्थायी बंदोबस्त होना चाहिए। कृषकों के साथ भी अस्थायी बंदोबस्त होना चाहिए। कृषकों के साथ भी अस्थायी बंदोबस्त होना चाहिए। कृषकों के साथ अस्थायी बंदोबस्त का मतलब होता है कि जैसे सरकार ने तय कर लिया कि जमींदार से हम कितना लेंगे और वो अगले हर समय के लिए तय हो गया, वैसे ही जमींदार भी तय कर दे किसान से कि हम कितना लेंगे, उसके बाद उसमें वृद्धि न करे। ये कहानी है। इसके बाद तब अगला मुद्दा है कि उनकी संस्था कौन सी थी। तो एक है आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, फिर बाद में ब्रह्म सभा, और यही ब्रह्म सभा जो थी ब्रह्म समाज बन गई थी। यही जो ब्रह्म सभा थी वो ब्रह्म समाज बन गई थी। ब्रह्म का विचार जो है उपनिषद का विचार है, तो ये उपनिषद के विचार को ही फैलाने के लिए अपना समाज बनाए थे। यानी उपनिषदों के मुताबिक अपने समाज को गढ़ना चाहते थे, समाज के धर्म को, उसके नैतिकता को। इसलिए उन्होंने अपनी संस्था का नाम ब्रह्म समाज रखा था। और अब देखो कि हमने ऑलरेडी इनका विचार आपको समझा रखा है कि राष्ट्रवादी थे, उदारवादी थे, समतावादी थे, धार्मिक विचार क्या था, तो विचार आपने ऑलरेडी समझ रखा है।
जहां तक स्थान की बात है तो एक क्वेश्चन लिखने के लिए देता हूं, आप लिख लीजिए। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के का प्रतीक भी थे और अग्रदूत भी। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का प्रतीक भी थे और अग्रदूत भी। ये क्वेश्चन आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। कल के क्लास में मैं इसका फ्रेम बता दूंगा। कल के क्लास में हम जो कुछ और सुधारक बचे हुए उनको देखेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मुड़ जाएंगे। नमस्कार।